जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात करने वाले। सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर हमारी चर्चा होगी आज के लेक्चर में लेकर। लास्ट टर्न पे हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया था कि आप लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की क्या मीनिंग है, जस्टिफाई कैसे करते हैं, इन सारी मुद्दाओं पे हम लोग मुद्दे पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग उस सेंटेंस की कैटेगरी को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में, उनको जानते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनको आई समझते हैं। क्योंकि हम जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो आपका बुक्स में हो, कहीं पर भी देखें, आखिर उन्हीं वेराइटीज़ के अंदर मामला रहेगा। तो अगर हम एक बार उन वेराइटीज़ को जान समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा उनको डिकोड करना, राइट। तो आइए काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर कुछ बातें करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आइए समझते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमें क्या पढ़ना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वाक्यों के प्रकार पढ़ने। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं पहले वो समझ लीजिए। एक होता है भैया असर्टिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ABCD, ऑप्टेटिव, एंड होता है एक्सक्लामेटरी। ये डियर 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनको हमको डिस्कस करना है बहुत ही तमीज से। इन सभी सेंटेंसेस को आपने अगर एक बार समझ लिया कि असर्टिव क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मतलब एक तो आपको इसमें ये जानना है कि ये होते क्या हैं, और एक आपको ये जानना है इनका फंक्शन क्या है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये असर्टिव ही है, ये इंट्रोगेटिव ही है, ये इंपरेटिव ही है, और एक आपको पहचानना आना चाहिए इनका फंक्शन क्या है। तो ध्यान रखना है कि इनका फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। वन बाय वन हम लोग बात को सीखते हैं। पहला है डियर असर्टिव। असर्टिव को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो ये जानो कि असर्टिव जो वर्ड है बेटा वो बना है असर्ट से, ASSERT, ASSERT। असर्टिव वर्ड बना किससे है, असर्ट से। अगर असर्टिव असर्ट से बना है तो असर्ट एक वर्ब होती है भैया। क्या होती है, वर्ब होती है। और असर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग। टू से समथिंग मतलब चीजों को कुछ कहना, से समथिंग और टेल समथिंग, बताना। याद रखो असर्टिव के दो मतलब होते हैं, एक कुछ कहना और कुछ बताना, उसको बोलते हैं असर्टिव। तो असर्टिव हम जब भी बोलेंगे इसका मतलब हम कुछ असर्ट कर रहे होंगे, और असर्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो इस दुनिया में कभी भी आपको अगर किसी व्यक्ति को कुछ कहना हो या कुछ बताना हो, सिर्फ और सिर्फ कहने और बताने के लिए आप जो भी सेंटेंस यूज करेंगे, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में, या किसी और भाषा में यूज कर रहे हैं, तो जिस भी भाषा में आप कहने और बताने के लिए जो स्टेटमेंट आप यूज करते हो, वो जो स्टेटमेंट हो किसी भाषा का हो, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, असर्टिव कहलाता है इंग्लिश में। बात समझ में आ रही है। तो असर्टिव जो वर्ड है बना किससे है, असर्ट से। तो असर्ट का मतलब होता है भाई वर्ब है, तो वर्ब का अपना मतलब भी होता है। उस मतलब क्या है, से समथिंग एंड टेल समथिंग। एक बात और, दूसरी बात कि असर्टिव में एक तो हम सेंटेंस को अगर हम कुछ कहना बताना चाह रहे हैं तो देखो कैसे हम इसको कह बता सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर हम कोई सेंटेंस में कुछ कहना चाहते हैं तो वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये बताओ, अगर आप कोई सेंटेंस कह रहे हैं किसी को बताने के दौरान या कहने के दौरान, कोई भी स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो वो असर्टिव तो है, लेकिन वो असर्टिव या तो अफर्मेटिव रहा होगा
या नेगेटिव रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी कभी अफर्मेटिव बोलते हैं तो भी कुछ कहते या बताते हैं, और हम जब भी कभी नेगेटिव बोलते हैं तो भी कुछ कहते या बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, ये हम आपसे बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं? निगेशन में बता रहे हैं। तो आखिर ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या नेगेटिव सेंटेंस बताने का काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी किसका पार्ट हुआ? असर्टिव का पार्ट हुआ, क्योंकि अभी भी आप बता ही रहे हो, भले निगेशन बता रहे हैं। लेकिन अगर हमने आपको यही पॉजिटिव मोड बोला होता कि भैया कल मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो ये क्या है? बताना अभी भी है, लेकिन अब बताना किस में है? अफर्मेटिव सेंस में है। मतलब कि हम जब अफर्मेटिव सेंस में कुछ बता रहे होंगे तो भी असर्टिव है, नेगेटिव बता रहे होंगे तो भी असर्टिव है। तो असर्टिव दो दो चीज़ें हो सकती हैं। अफर्मेटिव में लिखा गया स्टेटमेंट हो तो भी असर्टिव का पार्ट है, नेगेटिव में लिखा गया स्टेटमेंट हो तो भी असर्टिव का पार्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो असर्टिव के बारे में पहले इतनी इन्फॉर्मेशन जानिए कि असर्टिव एक शब्द है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है ये। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है भैया? असर्ट होता है, और असर्ट का मतलब होता है से समथिंग और टेल समथिंग, कुछ कहना या बताना, ठीक है? और हम असर्टिव जब हम बोल रहे होते हैं, कोई चीज़ कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उस कही गई बात को, बताई गई बात को हम चाहे अफर्मेटिव में बोलें और हम चाहे नेगेटिव में बोलें, दोनों ही मोड में हम बातों को रख सकते हैं। जब ये बात समझ में आ जाए डियर, तो आइए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैंने कहा कि जो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ये समझ में आ गया कि सर असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं। मैं जब भी आपसे पूछूं कि असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो आप ये बताइए कि सर असर्टिव सेंटेंस में कुछ कहते हैं या बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मतलब असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल ही हमें तब करना है, हमें जब कुछ कहना हो या बताना हो, इसके अलावा नहीं करना होता। हम जब ये बात जानते रहेंगे तो जरा यहाँ आ जाओ। असर्टिव सेंटेंस हम देखते ही पहचान कैसे जाएंगे कि मान लो अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिखा गया हो, अब उस इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर हम कैसे जानेंगे कि वो स्टेटमेंट असर्टिव है या कुछ और है? तो इंग्लिश कहती है कि अगर कोई सेंटेंस असर्टिव होगा तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस को पहचानना बेहद आसान काम है। वो है क्या? कि अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई तो आप समझ जाइएगा कि सर ये सेंटेंस कुछ और नहीं हो सकता सिवाय असर्टिव के, मतलब इसको असर्टिव ही होना पड़ेगा। तो असर्टिव सेंटेंस ही सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, या उल्टा बोल सकते हो कि सब्जेक्ट से शुरू होने वाला हर सेंटेंस असर्टिव ही होगा। वाइसे वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट, कि असर्टिव होगा तो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें कि ये कैसा लिखा जाएगा, कैसा दिखेगा, तो देखिए सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, वर्ब के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? अदर वर्ड आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे बेटा। क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से पता है, हमने आपकी क्लास के अंदर सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर चर्चा किया था कि सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है। मतलब सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सब्जेक्ट एक अलग एंटिटी है और कर्ता एक अलग एंटिटी है। तो सब्जेक्ट के बारे में बात किया था। फिर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था कि ऑब्जेक्ट आपका होम या वॉट का रिप्लाई होता है। होम के आंसर को लिखेंगे पहले, कि वॉट के आंसर को लिखेंगे बाद में। इनके सीक्वेंस के ऊपर बात किया था कि हम जब भी वॉट के आंसर को पहले करते हैं तो होम के साथ टू या फॉर लगाते हैं। टू या फॉर ही क्यों लगाते हैं? फिर ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो सेंटेंस में कहाँ आएगा? वर्ब के बाद आएगा, इसकी लोकेशन जो होती है। उसके बाद अदर वर्ड चर्चा किया था कि अदर वर्ड में टोटल 4 लोग होते हैं, टोटल 4 लोग होते हैं। वेयर, हाउ, वाई एंड व्हेन का रिप्लाई, इसका रिप्लाई जो भी आपको देगा एडवर्ब देगा। ये सारे एडवर्ब के रिप्लाई होते हैं। और वर्ब के बारे में चर्चा किया था बेटा कि वर्ब आपकी 3 एट्रीब्यूट शो करती है। एक डूइंग है, हैपनिंग है, स्टेटिव है। हम जो करते हैं वो डूइंग है, जो ऑटोमेटिक होता है वो हैपनिंग है, और जो हमारी स्टेट होती है वो हमारी स्टेटिव वर्ब है। तो कुल मिला के ये सारी बातें सेंटेंस के जितने भी कंपोनेंट हैं,
इन कंपोनेंट्स के ऊपर हमने प्रॉपर लेक्चर आपको दे रखा है, ताकि आप अब कंबाइन जो हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन फॉर्म में जब इसको आप देखें तो आपको ये ना महसूस हो कि सर मैं ये नहीं जानता अभी, मैं ये नहीं जानता अभी, मैं ये नहीं जानता अभी, मैं ये नहीं जानता अभी। तो मैं फिर समझा दूं, जिन भी स्टूडेंट्स की ये पहली क्लास है, जो लोग आज यहीं से वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भैया कि आप लोग गलती से भी इन वीडियोस को यहाँ से मत देखिए, क्योंकि ये लेक्चर 1 नहीं है जो आप यहाँ से देखेंगे। ये लेक्चर बहुत आगे का मामला है, 10-11 लेक्चर के बाद का मामला है। तो आप इसको तब देखें जब आप शुरू से हमारी पिछली क्लासेस देखे हों। तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी होगी, तो प्लेलिस्ट के दौरान जहाँ भी आपको लेक्चर वाइज वहाँ लिखा हुआ है कि लेक्चर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, जैसा लेक्चर में सीक्वेंस दिखाया गया है, सेम सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सीक्वेंस को अपनी मर्जी से आप ब्रेक मत करिए, क्योंकि सीक्वेंस को अगर आप ब्रेक करेंगे बेटा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कतई काम मत करिएगा, ठीक है। आ जाओ, हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने कहा कि ही विल टीच यू टुमारो। अब देखिए, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही, सब्जेक्ट से। ये इसका अपना वर्ब हो गया, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया, बोली हाँ, और ये उसका अपना अदर वर्ड हो गया, दैट इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप देखेंगे सेंटेंस में जुमा जुमा 4 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है बेटा, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस है, ये कैसे बोल पा रहे हैं, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला वाक्य हमारा असर्टिव होगा। ये बात इन जनरल आप समझ गए होंगे। हम एक छोटा सा एक हिंट करते हैं कि अगर कभी असर्टिव सेंटेंस होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी या जो मेन वर्ब होगी वो कहाँ आएगी बेटा, सब्जेक्ट के बाद आएगी। यस या नो? अगर कोई सेंटेंस वास्तव में असर्टिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि नहीं, कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मान लो यहाँ पे हेल्पिंग दी हुई है तो उसके बाद मेन आएगा, या कभी कभी होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता है, डायरेक्टली मेन वर्ब दिया होता है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट के बाद ही आएगा वर्ब का कैटेगरी, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता। आइए दूसरा एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं भैया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग एरर भी आपके एग्जाम्स में आती है। आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर का भी एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है। तो स्पेलिंग एरर डियर कभी भी आप रटेंगे तो नहीं हो पाएगी। स्पेलिंग एरर आपकी तब सही होती है आप जब स्पेलिंग को बहुत सोच समझ कर लिख रहे होते हैं, मतलब आप जब लिख रहे हो इंग्लिश में कुछ तो उस वक्त बहुत होश में हो। अगर आप मदहोशी की भाषा में, मदहोशी की अवस्था में अगर लिखेंगे तो कभी भी आप स्पेलिंग को सही नहीं कर पाएंगे। तो स्पेलिंग को सही करने का तरीका ये कि आप जब भी कोई वर्ड लिखें तो बहुत सोच समझ कर लिखें। जैसे इन जनरल, इंट्रोगेटिव एक ऐसा वर्ड है जो बचपन से लड़का पढ़ता आ रहा है पिछले 20 सालों से, लेकिन पता है क्या लिखता है वो, ऐसे लिखता है इंट्रोगेटिव। वो पढ़ता है इंट्रो तो इंट्रो लिख लिया, फिर गेटिव, गेटिव लिख लिया। उसे लगता है कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता इंग्लिश। हम इंट्रोगेटिव की इंग्लिश यही लिखते हैं स्पेलिंग। आपसे भी यही गलतियां होती होंगी, आज के पहले आप यही लिखते आए होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग ऐसा करते होंगे, बट मेजॉरिटी यही करती रही है। इसलिए मना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इंट्रोगेटिव भले बोल लो बट वो इंटैरोगेटिव होता है। इंटैरोगेटिव होता है वो TERRO होता है। वो तब समझ पाओगे जब तुम पहले कभी रुक कर होश पूर्वक शब्दों को पढ़ते होंगे या जानते होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा अलर्ट रहा करिए। देखिए इंटैरोगेटिव वर्ड जो बना है भैया, इंटैरोगेट से बना है, इंटैरोगेट। जैसे असर्टिव वर्ड बना था असर्ट से, तो वैसे ही इंटैरोगेटिव वर्ड बना है इंटैरोगेट से। इसका मतलब क्या होता है, इंटैरोगेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है पूछताछ करना, टू क्वेश्चन।
किसी से पूछताछ करना, जैसे पूछताछ करना, पूछना, जो तुम बोल लो, इंग्लिश में आस्क भी बोलते हो उसको, आप आस्क लिख लो, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टू इंक्वायर ना, बहुत सारे वर्ड है। तो हम जब भी कभी पूछने का काम करते हैं तो डियर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करिए। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर आप कुछ बताने का काम कर रहे हैं या फिर कुछ कहने का काम कर रहे हैं तो वो असर्टिव है। लेकिन अगर आप कुछ बताने का काम ना करके, कहने का काम ना करके आप कुछ पूछने का काम कर रहे हैं, तो पूछने वाली हरकत असर्टिव सेंटेंस से नहीं हो सकती, वो होनी पड़ेगी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बात समझ में आ रही है कि पूछने वाली हरकत असर्टिव से नहीं होती, ये कुछ और है। कहना बताना अलग चीज है, पूछना अलग चीज है। तो पूछने वाली बात होगी इंटरोगेटिव से, कहने बताने वाली बात होगी असर्टिव से। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करता हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं आपसे एक बात बोलूं कि एक सेंटेंस लिखा और मैंने आप कहा कि वाई आर यू गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू गोइंग देयर, ये मैंने एक सेंटेंस दिया। अब मेरा सवाल ये है डियर आपसे कि जो वाई आर यू गोइंग देयर लिखा है, इसमें मैं पहले शब्द की संख्या आपको काउंट करवा दूं। एक लिखा है बेटा 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वर्ड लिखे गए हैं। वाई आर यू गोइंग देयर 5 वर्ड लिखे गए सेंटेंस में। हमें बताना ये है इन लिखे गए 5 वर्ड में ये जो क्वेश्चन मार्क है लिख रहा होगा लास्ट में, ये जो क्वेश्चन मार्क है किसको देख के लगा है? ये इस देयर को देख के लगा है, ये इस गोइंग को देख के लगा है, ये इस यू को देख के लगा है, ये इस आर को देख के लगा है, या ये इस वाई को देख के लगा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये क्वेश्चन मार्क किसको देखकर लगा है, इन 5 वर्ड में से आप किसका नाम लेंगे? इन 5 में से आप किसका नाम लेंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? एक बार आप लोग जवाब दीजिए कि इन 5 में से आप आखिर किसका नाम लेंगे, कि आप ये बात समझ जाएं कि आखिर ये जो क्वेश्चन मार्क है किसको देखकर लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बता ले जाएंगे, आपको वक्त दे रहा हूं, सोच लीजिए आप। ये आसान सवाल नहीं है, कठिन सवाल भी नहीं है, बट सवाल तो है कि आखिर क्वेश्चन मार्क किसको देखकर लगा है। मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सवाल है, तो बड़ा सिंपल से चीज़ पूछ लिया आपने। सिंपल चीज़ नहीं डियर, सिंपल चीज़ बिल्कुल नहीं है। और सिंपल चीज़ ही आपको कुछ सिखा के जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा के नहीं जाते। सिंपल चीज़ों में ही लर्निंग डेवलप करना होता है। पता है आप लोग आंसर क्या कर रहे होंगे? आप में से जो मेजॉरिटी है वो ये आंसर कर रही है कि सर ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये इसी को देखकर लगा है, वाई को देखकर। जो क्वेश्चन मार्क है ये वाई को देखकर लगा है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर आपको ये लगता है कि सर ये क्वेश्चन मार्क वाई को देख के लगा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसके लगने से लगेगा और इसके हटने से वो हट जाएगा। यही मतलब है कि भाई साहब ये जो तैयारियां हुई हैं शादी की वजह से हुई है। घर में शादी है इसलिए घर इतना सजा हुआ है। इसका यही मतलब हुआ कि जिस दिन शादी खत्म हो जाएगी घर से ये सारी सजावट उतार ली जाएगी। इसका मतलब जब तक शादी है तब तक ये सजावट है, शादी खत्म सजावट खत्म। तो वैसे ही अगर ये क्वेश्चन मार्क वाई को देख के लगा है तो इसका मतलब है कि वाई है तो क्वेश्चन मार्क है, वाई नहीं है तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं एक आपके साथ बी सेंटेंस लिख दूं, आर यू गोइंग देयर अगेन, जरा सोच के बताओ अभी भी क्या वो क्वेश्चन, देखो मैंने वाई हटा दिया, इस बार लिखा क्या? आर यू गोइंग देयर, सेम सेंटेंस जो बचा हुआ पार्ट था। इस बार क्या आप सोच पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क हमें लगा रखा है वो हटेगा कि लगेगा? तो आप कहेंगे सर नहीं अभी भी लगेगा वो, क्योंकि आर यू गोइंग देयर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा के रखना पड़ेगा। तो सवाल मेरा फिर वही है कि अगर क्वेश्चन मार्क
इसी को देख कर लगा था, तो फिर तो इसके हटने से हट जाना चाहिए था, लेकिन हटा क्या? नहीं हटा। इसका मतलब बेटा कि वो जो क्वेश्चन मार्क है वो वाई को देख के लगा नहीं है, वो कुछ और देख के लगाया। वो क्या पता है? वो लगा है इस हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को देखकर, सब्जेक्ट के पहले है, इस हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को देख कर लगा है। इंग्लिश कहती है अगर सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस मेंटेन करना है तो फिर बड़ा सिंपल चीज है, आप क्या करो, पहले सब्जेक्ट लिखो फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखो। लेकिन अगर कभी लगे कि सर हमको सेंटेंस को असर्टिव नहीं बनाना बल्कि इंटेरोगेटिव बनाना है, तो फिर भैया पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए फिर आप सब्जेक्ट लिखिए। ये स्ट्रक्चर है। पहले आप क्या लिखिए? पहले आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखिए सब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव है। मतलब कोई भी सेंटेंस आप चाहते हो कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो जाए, तो बस एक काम करो, इसी की हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर दो, ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इंट्रोगेटिव करने के लिए कोई नया काम नहीं सोचना, कोई नया तरीका आपको नहीं अपनाना, उसी तरीके में डेवलप कर देना है, उसकी पोजीशन को चेंज करके। मतलब कि ये जो आर है जिस दिन यू के बाद गया तो ऑटोमेटिक फुल स्टॉप हो जाएगा, और जिस दिन आर यू के पहले आ गया वो ऑटोमेटिक इंट्रोगेशन मार्क हो जाएगा। एक एग्जांपल से बात हम और समझा देते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम राइट, फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आया है मेन वर्ब, इसे उठा के पहले कर लो। जैसे पहले करोगे एम आई राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वजह वही कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ गई और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है। तो ये देखा करो कि वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जिस भी फॉर्म में दी गई हो, इसे यहाँ मेन वर्ब फॉर्म में दी गई है, इसके पहले वाले हेल्पिंग वर्ब फॉर्म दी गई थी, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख रहे हो तब तो वो आपका हो गया असर्टिव, लेकिन अगर आप उसके पहले लिख रहे हो सब्जेक्ट के तब फिर हो गया इंटरोगेटिव। तो भैया ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये असर्टिव है। तो इंटरोगेटिव बात समझ में आ गई कैसे बनाना होता है। अब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे। हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव, उसका बेस क्या है? वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, फिर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, एक मेन वर्ब हो सकती है। वर्ब के अंदर दो चीजें हो सकती हैं। फिर मेन वर्ब के बाद हमको पता है कि एक ऑब्जेक्ट आ सकता है और आ सकता है अदर वर्ब। हम चाहते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा जाए। याद रखो इसी बेसिक स्ट्रक्चर से ही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग से नहीं आया कहीं से, हमें इसी स्ट्रक्चर से इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप इस हेल्पिंग वर्ब को लाके पहले खड़ा कर दीजिए। जैसे ही आप पहला खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब वैसे ही रहेगा। बाकी मेन लिखा है मेन लिखो, ऑब्जेक्ट लिखा है लिखो, अदर वर्ड लिखा है लिखो। और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आना चाहता है तो वो आ सकता है और उसकी पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले। भाई इतना भी इंट्रोगेटिव था, लेकिन अगर कोई मान लो इंट्रोगेटिव वर्ड लगना चाहता है तो इंट्रोगेटिव लगा सकते हो, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। वो ऑप्शनल है, वो नहीं आएगा तो भी इंट्रोगेटिव हो गया। तुम देखो ना, अगर ये ना आए तो भी ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक इंट्रोगेटिव हो चुका है। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, और अगर ये आ गया तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर लिखा कोई भी आइटम उसको देखकर डिसाइड नहीं हो रहा है। ये रहे ना रहे, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई भी एक रत्ती का बदलाव नहीं होगा। अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड अपनी मीनिंग अलग से कन्वे कर देंगे। भाई इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो उसकी अपनी कुछ मीनिंग भी तो होगी, वो मीनिंग कन्वे हो जाएगी। लेकिन आए चाहे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने कहा एम आई राइट। देखो देखो, वर्ब पहले आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं। इसी में इंट्रोगेटिव वर्ड डालने की इच्छा हो रही, डाल दो। मैंने कहा मैं कैसे सही हूं, हाउ एम आई राइट। मतलब हाउ एम आई राइट मतलब मैं सही कैसे हूं। तो जो वर्ड इंट्रोगेटिव आया, इस इंट्रोगेटिव वर्ड के आने से क्या इसकी सेहत पर कोई असर, कोई असर नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। तो हाउ एम आई राइट ये भी, ये इंट्रोगेटिव है, एम आई राइट ये भी इंट्रोगेटिव है। अब दोनों में फर्क क्या है, सवाल ये है। याद रखो कि हम दो तरह के इंट्रोगेटिव हम सेंटेंस यूज करते हैं। एक तो तब हमें जब अपनी कंफर्मेशन लेनी होती है, वाइल कंफर्मेशन, वाइल कंफर्मेशन। याद रखो, हम जब भी कभी कंफर्मेशन में जाते हैं, कंफर्मेशन में, जैसे आपने कहा कि सर आप कल आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ये क्या कर रहे हैं आप, कंफर्मेशन ले रहे हैं। हमने कहा कि सर होली पे छुट्टी होगी या नहीं होगी, मैंने कहा नहीं होगी, ये क्या ले रहे हैं आप, कंफर्मेशन ले रहे हैं। फिर आपने कहा कि सर आप खाना खाए नहीं खाए, मैंने कहा नहीं, हाँ खाया हूँ। तो आप क्या ले रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो कंफर्मेशन का जो रिप्लाई होता है वो दो ही शब्द में होता है, यस या नो। मतलब आप पूछ रहे होंगे ये होगा कि नहीं होगा, यस या नो, दो ही शब्दों में आंसर इसका दिया जा सकता है। उसको बोलते हैं कंफर्मेशन लेना। तो जब भी कंफर्मेशन लिया जाता है बेटा, तो याद रखो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब से करनी पड़ती है। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है या मेन वर्ब से करनी पड़ती है। अगर वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखो। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या मतलब है, इंट्रोगेटिव वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब है तब इस्तेमाल करो जब तुमको जस्टिफिकेशन देना हो। और जस्टिफिकेशन, याद रखो, हम जब किसी चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये सब पूछ कर क्या कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि कैसे गए, क्यों गए, कहाँ गए, कब गए, जस्टिफाई करने के लिए। अब इसका आंसर एक शब्द में नहीं आएगा, लेकिन हम सेंटेंस की शुरुआत विदाउट इंट्रोगेटिव वर्ड ले रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, मेन वर्ब सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंफर्मेशन ले रहे होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैंने कहा कि डू यू गो टू स्कूल। अब डू यू गो टू स्कूल जैसे ही आपने लिखा, तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, ये इसकी मेन वर्ब है। तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होने का सिंपल सा मतलब है कि ये सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। बोलो हाँ। क्योंकि असर्टिव का जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता, वो बल्कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। असर्टिव सेंटेंस कहाँ शुरू होता है भैया, सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये कैसा मानोगे, इंट्रोगेटिव मानोगे, इंट्रोगेटिव। अब चूंकि इंट्रोगेटिव में दो वैरायटी है, ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, इंट्रोगेटिव वर्ड तो लगा नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहे होंगे। हमने किसी बच्चे को रोका और हमने उससे पूछा भैया क्या आप स्कूल जाते हैं, अब वो आंसर करेगा यस सर या नो सर, कंफर्मेशन लेना है। लेकिन अगर हमने इससे इतना पूछ लिया होता कि वाई, इसी के आगे वाई लगा लो बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब देखो आपने इंट्रोगेटिव वर्ड लगा लिया। इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने का सीधा मतलब है कि हम अब सिंगल शब्द में आंसर नहीं मांग रहे हैं, हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि भाई साहब आप स्कूल जाते क्यों हैं। तो आप बताएंगे सर स्कूल हम जाते हैं अपना सिलेबस को पढ़ने समझने के लिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को जानने समझने के लिए, सीखने के लिए, बहुत सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक नया इन्वायरमेंट पाने के लिए पढ़ाई का, मतलब बहुत तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए आप स्कूल जाते हैं। क्योंकि सिर्फ स्कूल पढ़ाई का सेंटर नहीं होता, अगर सिर्फ पढ़ाई का सेंटर होता भैया तो फिर पढ़ाई तो ऑनलाइन भी लोग कर ही लेते।
स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, बहुत कुछ सिखाया जाता है, पूरी पर्सनालिटी ही डेवलप की जाती है। तो इसका मतलब है कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, ये भी है इंट्रोगेटिव, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट तो हो नहीं रहा है। लेकिन हम इस इंट्रोगेटिव को कंफर्मेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें जब कोई चीज़ जस्टिफाई करनी होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर हमें कंफर्मेशन लेना होता है तो चुपचाप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट लेते हैं, ताकि हम सामने वाले से यस या नो आंसर ले पाए। एक बारी आप लोग कमेंट करें, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एक बार देख लें पूरी बात को शुरू से। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से सेंटेंस के काइंड्स के ऊपर। इसमें सेंटेंस के काइंड्स बताया, पहले 5 होते हैं, फिर 5 के बारे में पहला स्टार्ट किया असर्टिव, इसके बारे में सारी बातें हुई। फिर आ जाओ स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है वो समझाया। फिर आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, उनको डील करवाया। ठीक है, इसमें बताया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क इसको देख के नहीं लग रहा है, बल्कि इसकी पोजीशन को देख के लग रहा है। जैसे इसकी पोजीशन इधर कर दोगे फुल स्टॉप हो जाएगा, और इसकी पोजीशन उधर कर दिए तो इंट्रोगेशन मार्क आ गया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने एग्जाम्पल से आपको बात समझाने का प्रयास किया, ये भी एग्जाम्पल से बात समझाया। अब आ जाइए, आइए बात को आगे लेके चलते हैं और कुछ सवाल करते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपका एग्जाम, जितना भी सीजीएल का एग्जाम है, सीपीओसाई का एग्जाम है, सीरियल का एग्जाम है, आपका एमटीएस का एग्जाम है, सारे एग्जाम्स डायरेक्टली सेंटेंस यहाँ से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वो जानने समझने का प्रयास करिए। मैंने एक सेंटेंस कहा, हु आर यू, और फिर मैंने कहा आई नो हु आर यू, हु आर यू, एंड लिखा आई नो हु आर यू। ये दो स्टेटमेंट लिखा, बड़ा सिंपल सा। चलिए एक और लिखता हूं, वेयर डू यू लिव, और फिर लिखता हूं आई नो वेयर डू यू लिव। ये 4 सेंटेंस है। इन 4 सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 10 सेकेंड आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक बार आप ट्राई करो कि इस गिवन सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है। कमेंट करें भैया। गिवन सेंटेंस में बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। एक बार सोचे जरा, एक बार आप, मैं चाहता हूं कि सोचेंगे तो बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सडन अगर आप आंसर पा जाएंगे तो आपका थॉट प्रोसेस कभी ये सोच नहीं पाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएगा कि आखिर इन चीज़ों को करते कैसे हैं और हम जो कह रहे हैं वो बात सही कैसे है। देखिए, आइए बात को समझने सीखने का प्रयास करते हैं। वापस से लिखा है हु आर यू और लिखा है आई नो हु आर यू। एक बात बताओ, सपोज आप किसी के घर में गए और आपने दरवाज़ा नॉक किया। नॉक करने के बाद अंदर से आवाज़ आई कि भैया कौन, तो आपने कहा अरे मैं हूँ मैं हूँ। तो जैसे ही अंदर से आवाज़ आई कि भैया आप कौन, तो आप बताएंगे मैं रमेश, मैं दिनेश, मैं फलाना, मैं ढिकाना। तब तो सामने वाला गेट खोलेगा, उसको लगेगा पता नहीं कौन सा अपराधी घूम रहा है, चोर घूम रहा है। आजकल माहौल बड़ा गड़बड़, लोग दरवाजा नहीं खोलते। लोग पहले अंदर से पूछते हैं भैया आप कौन हैं, ये हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो ये क्या किया उसने उसने पूछा या बताया। तो आप कहेंगे सर पूछा। अगर पूछा तो आप आंसर भी दे पाओगे। तो आपने कहा सर तुम कौन हो, आपने कहा सर मैं फलाने हूँ, मैं ढिकाने हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर लिखा गया हु आर यू, तो ये पूछने वाली बात है। अगर ये पूछने वाली बात है तो तुम बताओ पूछने वाली बात कहाँ करते हो, असर्टिव में करते हो या इंटेरोगेटिव में करते हो। तो आप कहेंगे सर पूछने वाली बात तो हम इंटेरोगेटिव में करते हैं, असर्टिव में तो नहीं करते। जब तुमको पता लग जाएगा कि पूछने वाली बात असर्टिव में नहीं इंटेरोगेटिव में होती है,
तो समझ में आ जाएगा कि इंटरोगेटिव होना चाहिए। अच्छा, और आपको ये बात पता है कि कोई सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो उसमें से एक बात कॉमन होगी, क्या? ये कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के पहले आएगी या सब्जेक्ट के बाद जाएगी? सब्जेक्ट के पहले आएगी। लेकिन इसी का उल्टा क्या है, अगर वो असर्टिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी। वो ध्यान रखना बेटा, बार बार मैं हेल्पिंग बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मेन हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है, तो भी इसको बाहर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको समझ ना आ रहा होगा, ये हेल्पिंग नहीं है बेटा, ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब यहाँ मेन वर्ब काम कर रहा है। यहाँ पर भी वही चीज है। देखो, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब तो असर्टिव, ये असर्टिव है। सब्जेक्ट के पहले है वर्ब तो ये इंट्रोगेटिव है। तो सब्जेक्ट के बाद है तो असर्टिव है और सब्जेक्ट के पहले है तो इंट्रोगेटिव है। जरा एक बार समझो, यहाँ जो लिखा गया है कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ये है और इसकी पहले हमारी वर्ब दे रखी है। इसका मतलब है कि हमने सब्जेक्ट के पहले लिखा है वर्ब को, और होना भी यही चाहिए। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव में ऐसा ही होता है। इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में जाता है। तो अगर ऐसा है तो लिखा भी है, इसका मतलब सर ये सेंटेंस सही है। और इस सेंटेंस के सही होने का कारण भी वही है कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है, और लिखा भी है। सेकेंड सेंटेंस में मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के सामने बड़ा अपना डींगे हाँक रहे थे, तो बहुत देर से सुन रहा था आपको। तो अच्छा, मैं आपको पर्सनली पूरा जानता हूँ अंदर बाहर, आई नो यू इन एंड आउट एवरीथिंग ना, पूरा जानता हूँ। अब हमने बहुत देर सुनने के बाद कहा, भाई साहब चुप हो जाओ, बहुत तुम बोल चुके, बहुत बकैती करते हो भाई, मानना पड़ेगा। आदमी तुम 2 रुपए के हो लेकिन तुम बात 2 करोड़ की कर रहे हो। तो आप लगे गुस्साने, मैंने कहा भाई साहब हमको हमको ना दिखाओ ये सब, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है तुम कौन हो। आई नो हु आर यू का क्या मतलब है, मुझे पता है तुम कौन हो। कह रहा भाई साहब मुझे पता है तुम कौन हो। अब बताओ, वो आदमी आपसे कुछ पूछ रहा है या बता रहा है? सोचो, पूछ रहा है या बता रहा है? आप कहेंगे सर इस बार बता रहा है। पहली बार में क्या था, पहली बार में वो कह रहा कि तुम कौन हो, ये पूछ रहा था। अब आप आंसर देंगे मैं फलाने हूं, मैं ठिकाने हूं। इस बार सेकंड वाले सेंटेंस में पूछ नहीं रहा, वो कह रहा है हमसे ज्यादा ना बोलो। बोले क्यों? बोले हमको सब पता है तुम कौन हो। अगर मुझे पता है तुम कौन हो, अब तुम बता पाओगे मैं फलाने हूं? नहीं, क्योंकि अब मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं मुझे पता है तुम कौन हो। इसका मतलब यहां बताई गई बात कही जा रही है या पूछी गई बात कही जा रही है? बताई गई बात कही जा रही है। और बताई गई बात को कहां लिखते हो डियर? असर्टिव में लिखते हो। और असर्टिव सेंटेंस अगर कोई होगा तो उसकी पहचान क्या है? स्टार्टिंग विथ सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट से स्टार्ट भी हो रहा है तो समझ जाओ वैसे असर्टिव है। लेकिन पूरे स्टेटमेंट में वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आने चाहिए। असर्टिव ही ना मतलब है। असर्टिव का मतलब है कि कहीं पर भी आपको जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए, सब्जेक्ट के पहले नहीं होनी चाहिए। जब भी बात समझ में आ जाए। देखो यहां तो सही था कि सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में है, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया। यहां सब्जेक्ट पहले है वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में वर्ब पहले आ गया। इसका मतलब यहां तक तो मामला सही था, यहां आके गड़बड़ा गया। तो जहां गड़बड़ाया है वही एरर का पार्ट है डियर, यही एग्जाम में आपके आता है कि क्या आप ये जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असर्टिव एंड इंटरोगेटिव? आप कहें यस सर, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है वर्ब बाद में होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले होती है सब्जेक्ट बाद में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस आर को हटा के कहाँ लगाना पड़ेगा? बाद में। तो बोलना पड़ेगा आई नो हु आर यू, नहीं आई नो हु यू आर। आई नो हु यू, दिख तो रहा है, आई नो हु यू आर, ये सही है। हु आर यू बेटा गलत है, हु आर यू गलत है, लिखना पड़ेगा हु यू आर। यू आर क्यों करना पड़ा? क्योंकि आर यू इंट्रोगेटिव सेंस है और यू आर क्या है? असर्टिव सेंस है, और हमको असर्टिव तो मेंटेन करना है। तो आई नो हु यू आर। यहां आ जाओ, वेयर डू यू लिव। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई है, इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ,
और दिख भी रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा, मतलब कई एंगल है जहां से तुम ये साबित कर सकते हो कि सर लिखा गया जो सेंटेंस है वो असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। और सेंस वाइज भी आप जान सकते हो कि सर जो लिखी गई बात है वो बताई नहीं जा रही है बल्कि वो पूछी जा रही है। अगर वो पूछी जा रही है तो पूछने वाली बात को इंट्रोगेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं सेंटेंस में, चौथे सेंटेंस में जरा आप आइए, ये सेंटेंस सही था, इंट्रोगेटिव होना चाहिए, है भी। यहाँ आ जाओ, वो कह रहा है कि आई नो वेयर डू यू लिव। अब कोई ये कह रहा है, किसी ने आपसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो आपने कहा सब बघाड़ा रहता हूँ मैं, सलोरी में रहता हूँ मैं, इलाहाबाद में रहता हूँ मैं, लखनऊ रहता हूँ, मतलब तमाम जगह है आपके पास रहने के लिए। तो अगर आप ये बता रहे हो कि तुम कहाँ रहते हो, इसका मतलब तुमको रिप्लाई देना पड़ेगा आप कि तुम कहाँ रहते हो, आप आंसर दे पाएंगे। आंसर दे क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपको पूछा जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, अब आप बता पाएंगे? इसका मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि तुम कहाँ रहते हो ये एक इंट्रोगेटिव है, लेकिन मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो ये असर्टिव है, क्योंकि अब हम बात को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। तो जो फोर्थ सेंटेंस है बेटा, ये लिखा गया है असर्टिव में। अगर ये असर्टिव में लिखा गया है तो असर्टिव की अपनी पहचान होती है, अपना सिस्टम होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। देखो सब्जेक्ट तो आया यहाँ पर भी, फिर वर्ब आया, तो यहाँ सही लिखा हुआ है। जरा आगे बढ़े तो यहाँ देखो सब्जेक्ट बाद में आ गया और वर्ब पहले आ गई, तो गड़बड़ हो गया, तो इसको सही करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। लेकिन ये बात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप पढ़ें तो जानते होंगे, जैसे डू अंदर जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का इस्तेमाल नहीं करते। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये डू जाएगा तो अंदर, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में वर्ब पहले नहीं आ सकता, तो ये ऑटोमेटिक गायब ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कॉन्सेप्ट होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डस का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आई नो वेयर यू लिव। अब सेंटेंस सही है, वेयर डू यू लिव ये नहीं बोल सकते आप, लेकिन वेयर डू यू लिव इंडिविजुअल सेंटेंस अगर होता तभी सही होता, क्योंकि तब ये इंट्रोगेटिव होता। अभी ये असर्टिव है, तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव का एक डिफरेंस है, एक गैप है, उस गैप को जरा आप समझने का प्रयास करिएगा। इस पे बेस्ड मतलब ऐसा कोई इंडिया में एग्जाम्स नहीं है जहां पे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस ना आए, तो इसलिए आप इस टॉपिक को डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली। मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बस आपको क्या करना है, हर बात को ढंग से जाके समझना सीखना, रिवाइज करना है। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन करके हमने अभी आपका सिर्फ एक बेस बनाया है कि कैसे इसको करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ताकि आपको ये समझ में आएगा, हाँ सर ये एग्जाम में आ तो रहे हैं और हम इसको बना भी ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सवाल तो आपसे निकलना ही चाहिए, निकलना ही सवाल का ये साबित करता है कि आप वास्तव में लर्निंग प्रोसेस में हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाके बढ़िया से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।